यमुनानगर में भी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। 12 अगस्त को पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रताप नगर से जगाधरी तक निकालेंगे यात्रा। यमुनानगर में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। खिल्लोवाला गांव के पास खैर तस्करों ने किया हमला। लाठी डंडों और पत्थरों से तोड़ी वन विभाग की गाड़ी। जींद में डॉक्टरों से फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने फ्लाईओवर पर आरोपी को घेर कर पकड़ा। भागने के दौरान बदमाश के पैर में हुआ फ्रैक्चर। बिहार मतदाता सत्यापन पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा। कहा, बिना नोटिस नहीं हटेगा किसी भी मतदाता का नाम। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। वैष्णो देवी से दरबार साहिब के लिए सीधी चलेगी ट्रेन। शिमला के बीसीएस बिशप कॉटन स्कूल के 3 छात्र लापता। शनिवार को मॉल रोड पर घूमने गए थे तीनों छात्र। कुल्लू, करनाल और मोहाली के रहने वाले हैं तीनों बच्चे। शहीद जवान प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह के पार्थिव शरीर पहुंचे गांव। जल्द ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र दौरे के साथ। दोपहर 2 बजे वन महोत्सव कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। मंत्री राव नरबीर, नवीन जिंदल सहित कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कुरुक्षेत्र के गांव सियोंसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय का शिलान्यास करेंगे। सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका का शिलान्यास किया जाएगा। सरस्वती अरण्य एवं प्राकृतिक पर्यटन विहार का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही वन एवं वन्य प्राणी विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया जाएगा। 3:30 पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज कुरुक्षेत्र दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 2 बजे वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इस कार्यक्रम में मंत्री राव नरबीर, नवीन जिंदल सहित कई नेता कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आज सीएम के? आज कुरुक्षेत्र दौरे पर क्या क्या जो सौगातें हैं वो दी जा सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी 2 बजे का लगभग वो समय होगा जब पेहवा के सियोंसर जंगल है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ ये जंगल है। कुरुक्षेत्र और साथ में लगता जिला कैथल, यहाँ के आसपास की सीमाओं में ये फैला हुआ जंगल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे और पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर जो प्राकृतिक पर्यटन विहार है उसका शिलान्यास करेंगे और उसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर जो भूमि का सरस्वती जो नदी है यानी कि उसके साथ भूमि का जलाशय जोड़ना है, यानी कि वहाँ पर जो पशु पक्षी रहते हैं जंगल के अंदर उनको तुरंत पानी मिल सके। गर्मियों में कई बार दिक्कत आती है तो पानी की दिक्कत ना रहे पक्षियों को, तो उसका जो शिलान्यास है उसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। उसी के साथ जो जैव विविधता संरक्षण वाटिका है उसका मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथों शिलान्यास होगा और बाकायदा एक जो वन्य प्राणी के ऊपर पुस्तक बनाई गई है उसका मुख्यमंत्री नायब सैनी जो विमोचन करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र आएंगे और कुरुक्षेत्र में जो सियोंसर का जो जंगल है वहां पर आसपास के जो गांव हैं और सियोंसर जंगल के अंदर पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो, यानी कि ऐसा कदम भी सोच रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की यहाँ पर लोग जंगल सफारी की तरह आनंद ले सकें, जंगल सफारी की तरह यहाँ पर आए जो पर्यटक हैं। तो उस परियोजना को भी आज कहीं ना कहीं सिरे चढ़ती हुई नजर आएगी। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर दे सकते हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कुरुक्षेत्र के जो सांसद है नवीन जिंदल वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और जो वन विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो पुंडरी के विधायक है सतपाल जांबा वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अक्सर मुख्यमंत्री नायब सैनी जब जब कुरुक्षेत्र आते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए
करके बड़ी सौगात की घोषणा करके जाते हैं। और आज मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र के अंदर ये पेहवा विधानसभा में जो शोनसर का जंगल है, जो पहले बताया मैंने कि कैथल तक फैला हुआ है, इसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी आज बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक यादव, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री कई सौगातें देने वाले हैं, शिलान्यास करेंगे, पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं। कल ये चुनाव है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। चुनाव के लिए नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुरुग्राम में दोनों पदों के लिए चुनाव होना है। 11 अगस्त सोमवार को दोनों पदों के लिए चुनाव होगा। दोनों पदों के लिए कुल 36 पार्षद और मेयर का वोट लिया जाएगा। मानेसर के बाद अब गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी के पास 35 में से 24 पार्षदों का समर्थन है, यानी दोनों पदों के लिए पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। अब मुकाबला राव नरबीर और इंद्रजीत सिंह के समर्थकों के बीच है कि किसके चहेते को ये पद मिलते हैं। दोनों नेताओं के समर्थक सक्रिय रूप से अपने अपने नेताओं से समर्थन जुटा रहे हैं। तो ये जो है चुनाव होने वाले हैं। कल सीनियर मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव होंगे। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जो है इन पदों पर जीतता है, कौन इस पे जीत का दावा करता है, क्योंकि मुकाबला है। राव नरबीर और इंद्रजीत सिंह के समर्थकों के बीच मुकाबला है। अब कौन जीतेगा ये चुनाव के बाद ही साबित हो पाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। जी धर्मवीर, जो ये चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, अब की बार अगर हम कहें तो पूर्ण रूप से बहुमत है बीजेपी के पास, क्योंकि 35 में से 24 पार्षद भाजपा के टिकट के ऊपर जीत कर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम का जो इलाका है पूरा, ये कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर के बीच की जो राजनीतिक जो एक तरह से खींचतान हम कह सकते हैं वो हमेशा रहती है। दोनों नेताओं के बीच में ये मुकाबला रहता है कि किसका समर्थक ज़्यादा बाजी मारता है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले 2 बार गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव हुए हैं और दोनों बार ही राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का दबदबा यहाँ पर रहा है। अब की बार देखना होगा कि जब यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव कल होना है तो उसमें कौन बाजी मारता है, क्योंकि दोनों ही भाजपा में है, दोनों ही भाजपा के नेता हैं और इनके जो समर्थक हैं जाहिर सी बात है कि वो भी भाजपा की टिकट के ऊपर ही जीत कर आए हैं। लेकिन क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक तौर के ऊपर प्रतिद्वंदिता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए हर बार ये सवाल उठता है कि किस नेता का समर्थक जब डिप्टी मेयर बनेगा या सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा। तो दोनों के जो समर्थक है उन्होंने लामबंदी शुरू कर दी है, अपने नेताओं के यहाँ जाना आना शुरू कर दिया है, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार किसको आगे प्रपोज किया जाए ताकि ना सिर्फ नेताओं को दिक्कत हो बल्कि भाजपा आला कमान को भी कोई दिक्कत ना हो और आसानी से जीत जाए। नाम चर्चा में है, किसके नाम पर ज्यादा चर्चा की जा रही है कि वो सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में जीत सकता है? देखिए, अभी तक खुलकर किसी भी नेता के समर्थक ने ये दावा नहीं किया है कि वो इस रेस में है। लगातार बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि जब भी जो भी पार्टी तय करेगी वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन अंदर खाते सबको पता है कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर दोनों के समर्थक कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनके खेमे को ये कुर्सी मिले। हालांकि राव नरबीर की अगर मैं बात करूँ तो उनके सबसे चहेतों में कुलदीप यादव जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं। ठीक इसी तरह से और भी कई सारे चेहरे हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। ठीक, राव इंद्रजीत सिंह के खेमे की बात की जाए तो इनके खेमे से भी बहुत से पार्षद हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। जाहिर सी बात है कि अब सहमति इस बात को लेकर के होगी कि आखिरकार बीजेपी किसके ऊपर मोहर लगाती है ताकि ना इन दोनों नेताओं को भी दिक्कत ना हो और इनके चहेतों को भी दिक्कत ना हो और आसानी से चुनाव जीत लिया जाए, क्योंकि बहुमत जो पूरा है वो बीजेपी के पास ही है, भाजपा के पास ही है, क्योंकि 24 पार्षद भाजपा के हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब देखना होगा कि कौन उम्मीदवार बाजी मारता है, क्योंकि मानेसर में हमने जिस तरह से देखा, गुरुग्राम के मानेसर में उसमें सर्वसम्मति से जो है चुन लिया गया था। अब यहाँ पर भी सर्वसम्मति से ही सीनियर डिप्टी मेयर या जो डिप्टी मेयर है वो चुना जाता है या नहीं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो उधर यमुनानगर में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। खिल्लोंवाला गांव के पास खैल तस्करों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों और पत्थरों से वन विभाग की गाड़ी को तोड़ दिया। खैल तस्करों की गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया था। पुलिस ने 6 खैल तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो जब जो तस्कर हैं उनके हौसले इस तरह से बढ़ जाएं कि वो वन विभाग की टीम पर ही जानलेवा हमला करने लग जाएं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है।
इस तरह जो है डर भी फैलता है, डर का माहौल भी पैदा होता है। वहीं ये तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब टीम पर ही जानलेवा हमला करने लगे हैं। लाठी डंडों और पत्थरों से वन विभाग की गाड़ी पर हमला करते हैं। खैर, तस्करों की गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हमला कर दिया टीम पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परवेज खान मेरे साथ जुड़े हैं। जी परवेज, क्या ये पूरी घटना है, किस तरह से ये खैल तस्करों का पता चला और इनका जो ये हमला किया गया है उसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल कुलदीप, मैं बताना चाहूंगा कि यमुनानगर में खैर तस्करी एक बड़ा मसला है। हालांकि वन विभाग की टीम जो है 24 घंटे जो है जंगलों में गश्त करती है, बावजूद इसके खैर तस्कर जो है मौका देखकर जो है खैर तस्करी की वारदातों को लगातार अंजाम देते हैं। वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है खैर से लदी हुई है। इसके बाद जो है संयुक्त टीम जो है वन विभाग की तरफ से बनाई गई और जो है जैसे ही गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो खैर तस्करों ने उनकी गाड़ी को, जो सरकारी गाड़ी थी, उसको टक्कर मारी। उसके और जो वन विभाग के कर्मचारी थे उनके साथ बदसलूकी की। इसके अलावा जो वन विभाग की टीम की जो गाड़ी थी उस पर जो है तोड़फोड़ कर दी है। हालांकि वन विभाग की टीम ने तुरंत जो है प्रतापनगर थाने में इसकी शिकायत दी है, जिसके बाद जो है 6 जो खैर तस्कर थे उन पर जो है पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। परवेज, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं, खैल तस्कर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं कि हमला करने से भी नहीं कतरा रहे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यमुनानगर जिले में खैर जो है एक बड़े पैमाने पर जो है यमुनानगर के जंगलों में होता है और जो आसपास के जो घाट क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने जो है खैर तस्करी को जो है अपना रोजगार बना दिया है। तो जैसे ही मौका दिखता है तो वह खैर के पेड़ों पर जो है कटान करने से ये नहीं रुकते हैं। वो जो भी उनके बीच में आता है उनके हौसले इतने बुलंद है कि वह वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी जो है दबी जुबान में ये जरूर कहते हैं कि जो कानून जो है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है खैर तस्करों को जो है बाहर से ही जो है बेल मिल जाती है। हालांकि वो कहते हैं कि इस जो कानून है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए और इस पर जो है खैर के जो तस्कर है उन पर सख्ती बरती जाए। तो सभी जो प्रयास जो है वन विभाग की तरफ से किए जाते हैं, बावजूद इसके जो है कानून के जो धाराएं हैं उनमें जो है की कमी की वजह से जो है खैर तस्कर आसानी से छूट जाते हैं और छूटने के बाद जो है दोबारा से जो है इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि डर नहीं रहा है, बेखौफ हो चुके हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। डॉक्टरों से फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जींद में पुलिस ने फ्लाईओवर पर आरोपी को घेरकर पकड़ा है। आरोपी ने भागने के लिए फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। गिरने से आरोपी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। आरोपी का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों से फिरौती मांगने वाले इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जींद में पुलिस ने फ्लाईओवर पर आरोपी को घेरकर पकड़ा है। थुआ गांव निवासी अंकित के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। तो अंकित पर पहले से ही 4 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आरोपी ने डॉक्टरों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने दोनों फिरौती मामलों की जांच पूरी की है। डीएसपी के निर्देशन में पुलिस टीम को सफलता मिली और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपी ने भागने की कोशिश में छलांग लगा दी फ्लाई ओवर से, जिस वजह से इसके पांव में फ्रैक्चर आ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, ये किस पूरी वारदात क्या है और किस तरह आरोपी तक पुलिस पहुंची थी? बिल्कुल, देखिए, एक जींद में 2 दिन पहले 2 सनसनीखेज मामले सामने आए थे, जिसमें 2 मामले दर्ज किए गए थे। एक जींद की महिला डॉक्टर से फिरौती मांगी गई थी 20 लाख रुपए, और दूसरे ही मामले में जो आंखों के एक डॉक्टर, उससे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पे थी, क्योंकि पिछले दिनों जींद में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, 1 महीने में 12 हत्याएं हुई, उसके बाद फिरौती की घटनाएं आने से पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब पुलिस ने इस मामले को ट्रेस किया और आरोपी को पकड़ा तो आरोपी भागने लगा और फ्लाईओवर से कूद गया, जिससे उसके पांव में फ्रैक्चर भी आया है, चोट लगी। उसका इलाज के लिए उसको भर्ती कराया गया, लेकिन इस मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस का ये कहना है कि आरोपी ने जो नशे की हालत में फोन किए थे और गूगल से नंबर उठाया, जिसके भी नंबर उसके सामने आए, चाहे वो अधिकारी हो, डॉक्टर हो, सबसे उसने फिरौती मांगी है।
और फिरौती नहीं देने की एवज में उसने जान से मारने की धमकियां दी हैं। इस पूरे जो मसले में 2 मामले जींद के अंदर दर्ज हुए हैं और फिलहाल पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मामलों में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी डॉक्टरों से। हालांकि भागने की कोशिश में आरोपी के पांव में फ्रैक्चर आया है और उसका इलाज चल रहा है। बहादुरगढ़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। अनाज मंडी से शुरू होकर शहीदी स्मारक पर यह यात्रा पहुंचेगी। आजादी के नायकों को सम्मान का प्रतीक तिरंगा यात्रा है। भाजपा नेता दिनेश कौशिक की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई। दिनेश कौशिक ने कहा कि युवाओं में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाएगी तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक जय किशन छिल्लर भी यात्रा में शामिल हुए। बाइक और गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर जय हिंद का नारा लगाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा लगाने के लिए संकल्प लिया गया है। तो बहादुरगढ़ में ये तिरंगा यात्रा निकाली है, आयोजन किया गया है। आपको बता दें पूरे हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आजादी 14 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पिछले कल रक्षाबंधन के मौके पर इसका ऐलान किया गया था। हर घर तिरंगा लहराने के अभियान की शुरुआत की गई है। तो 14 अगस्त तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 15 अगस्त को आज़ादी के दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर इसका समापन होगा। तो इसके लिए भाजपा जो है गली गली शहर शहर तिरंगा यात्रा निकालेगी। संकल्प लिया गया है, हर घर तिरंगा फैलाने का संकल्प लिया गया है। तो आज़ादी के जो महानायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको सम्मान के रूप में ये यात्रा निकाली जा रही है। आज बहादुरगढ़ में यात्रा निकाली गई है। हर जगह ये यात्रा निकाली जाएगी। पूरे हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भाई साहब, अपना स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से सारे हल्के के अपने जितने भी संगठित सिपाही हैं आज सभी यहाँ अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो है सीधा रेलवे रोड से पुराना बाजार और जो है सब्जी मंडी से और वापस रोहतक रोड शहीदों को नमन करते हुए और सीधा साखोड़ गांव, साखोड़ से हमारी यात्रा का समापन कसार गांव में होगा। उद्देश्य क्या है इसका? भाई अपने देश की आजादी के लिए जो है बहुत ही आज खुशी का दिन है। आज सभी भाई बिल्कुल यहाँ जो है बिल्कुल खुश हैं और जो है बिल्कुल तिरंगा झंडे के साथ सभी भाई दिल से चल। तो पूरे हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत यमुनानगर में भी बीजेपी तिरंगा यात्रा का आगाज करने वाली है। 12 अगस्त को हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रताप नगर से जगाधरी तक करीब 40 किलोमीटर एक लंबी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देश को 3 और वंदे भारत मिलने वाली हैं। बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आज शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो देश को 3 नई वंदे भारत आज मिलने वाली हैं। अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इसी के साथ अमृतसर कटरा चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। तो आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एक ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। 3 नई ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। इसी के तहत अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। आज से ही ये ट्रेन शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी करने वाले हैं।
3 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो मिलने वाली हैं। पीएम मोदी नई 3 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। हरी झंडी दिखा दी, उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा। आपको बता दें, अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की भी आज से शुरुआत होगी। अमृतसर कटरा चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। अब सीधा आप अमृतसर से कटरा के लिए इसके माध्यम से सफर कर पाएंगे। कटरा से अमृतसर सुबह 6:40 पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अमृतसर से कटरा शाम 4:25 पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और मंगलवार को बंद रहेगी। पंजाब से जम्मू तक 4 स्टॉप होंगे। तो वंदे भारत ट्रेन का आज उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये उद्घाटन किया है। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। तो ये जो ट्रेन है इनको आज हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा। अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। ये ट्रेन जो है अमृतसर से कटरा चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। सुबह 6:40 पर चलेगी कटरा से अमृतसर के लिए, और अमृतसर से कटरा के लिए शाम 4:25 पर ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, मंगलवार को बंद रहेगी। बनाने की जो कल्पना थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2019 या अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी रैक को तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वही अभिषेक, हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आचल। देखो, अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से, तो एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का था। आज का रेल बजट क्या है? 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प कर रहा है। चाहे मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, या फिर स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अमृत ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक लीक से हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास की जगहों पर आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उसको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है अब रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये एक कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा आज। और वहीं अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है। आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो आपके समय की भी बचत होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जो शुरू हो रहा है, तो पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों की आज सौगात दी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की। बारिश में करंट लगने से 2 की मौत हो गई। मिशन चौक पर फर्नीचर कारोबारी और कारिंदे की मौत हुई है। हादसे में कारोबारी का बेटा और कर्मचारी झुलस गया। बिजली विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। दुकान में पानी भरने की आशंका के चलते कर्मचारी को छत पर भेजा गया। जब कर्मचारी नहीं लौटा तो दूसरे कर्मचारी को छत पर भेजा गया, जहां लोहे की सीढ़ियों पर कर्मचारी बेसुध हालत में मिला। शुभम को हटाने की कोशिश में कारोबारी भी झुलस गया।
बेटे और दूसरे कर्मी को भी हल्का करंट लगा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसे बारिश चल रही है तो दुकानदार ने अपना शटर आगे का खोल लिया, सुबह में पानी वानी ना चला जाए, तो अपने वर्कर को बोला कि पीछे वाला शटर और उठा दे। तो पीछे जो है ना काफ़ी बारिश के कारण शटर में करंट आया हुआ था, लोहे का ही जीना था, जिससे वो कारीगर को बिजली ने पकड़ लिया। 2 कारीगर भेजे गए थे अंदर, एक को बिजली ने उठा के फेंक दिया और एक को पकड़ लिया। तो जिसको फेंका था उसने अपने लाला को बोला, मालिक को, कि जी वो छोटे वाले लड़के को, वर्कर को है ना बिजली ने पकड़ लिया। तो मालिक आगे फिर लड़के को, उसको जो बिजली ने पकड़ रखा था ना, पहले उसको डंडे से छुड़वाने की कोशिश करी, जैसा कि इसने बताया भाई, उसने लड़के ने जो बिजली ने फेंका था वो बता रहा था भाई हमारे लाला ने लकड़ी से उसको टच किया, लकड़ी गिल्ली थी, तो फिर लाला को भी पकड़ लिया। और हमारा पूरा जिला व्यापार मंडल इससे पूरा सब अक्षब्ध है। और हमारा जो व्यापारी साथी है नरेंद्र ओखो जिसको बोलते थे, वो अपनी दुकान पे था और उनकी दुकान पे एक कर्मचारी जो डिलीवरी करता था, रिक्शा वगैरह चलाता था, वो किसी वजह से ऊपर छत पे गया तो वहाँ वो करंट की चपेट में आ गया। उसको बचाते हुए जो व्यापारी है उसने बचाने की कोशिश की, वो भी उस करंट की चपेट में आ गए। उसके बाद जो उनके बेटे वगैरह आए हुए थे वहाँ दुकान पर छुट्टी की वजह से, तो वो भी उन्होंने फटाफट लाइट कटवा के दोनों को लेकर सुनहरी देवी हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ सुनहरी देवी हॉस्पिटल में शुभम को तो मृत घोषित किया गया और ओको को जो है ना कहीं और ले जाने के लिए बोला। तो उसके बाद ये दोनों उनको फिम्स हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ हमारे जो व्यापारी साथी है उसको भी मृत घोषित किया गया। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।